हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की नेक्स्ट दो एक्सरसाइज प्रश्नावली 4 और 5 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए ब्लूप्रिंट के अनुसार अपने आज हल करते हैं। ये जो चौथी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण, ये टोटल अपनी 4 नंबर की प्रश्नावली पेपर के अंदर आएगी, जिसमें से एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, एक प्रश्न अति लघुत्रात्मक 1 नंबर का और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात बहुपद जो अपना होता है उसके अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जबकि द्विघात समीकरण के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 होता है। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, जिसको अपने अल्फा और बीटा किए थे दूसरी प्रश्नावली में, और द्विघात समीकरण के दो मूल या दो हल होते हैं, दो मूल या दो हल होते हैं। उसके बाद किस तरीके के प्रश्न अपने से पूछे जा सकते हैं इस प्रश्नावली के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जिसकी अधिकतम घात 2 होगी वो द्विघात समीकरण होगी और पूर्ण घात होनी चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है ये द्विघात समीकरण है, दूसरे पॉइंट के अंदर भी द्विघात समीकरण है, तीसरे पॉइंट के अंदर भी जो द्विघात समीकरण है, चौथे पॉइंट में देखें तो जो ये x के ऊपर दो वर्गमूल के अंदर लगा हुआ है, तो इसका मतलब x की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए चौथा पॉइंट द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर इसकी जगह पे कुछ ऐसा लिखा था कि एक्स स्क्वायर और प्लस में √2x यानी कि रूट से बाहर होता x, तो ये द्विघात समीकरण होती। उसके बाद फिर नेक्स्ट 5वें पॉइंट के अंदर अपने से पूछा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको अगर अपने सॉल्व करें सबसे पहले, तो ये 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4x माइनस के 2x बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस के 2x और +4। इसको आगे और हल करें, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटा दें तो ये अपना x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के 4x और प्लस के 2x, तो ये माइनस के 2x बचेंगे प्लस में 4। तो ये क्या हो रहा है अपना, इसके अंदर एक जो अधिकतम घात है वो 2 आ रही है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। उसके बाद छठे पॉइंट के अंदर अपने देखें तो इस x के बटे में पहले 1 लगाएं, अब x और 1 का लघुत्तम लिया जाएगा x, इसके बाद इनको दोनों को तिरछा गुणा करें तो एक्स स्क्वायर और 3 एकम 3 और बराबर में अपना एक्स स्क्वायर है। अब ये जो बटे वाली संख्या इसके गुणा में चली जाएगी, तो यहाँ से ही अपना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3 और बराबर एक्स स्क्वायर को x के साथ गुणा करें तो x की घात 3 हो जाएगी। तो अगर इसको अपने पक्षांतरण करें तो ये बन जाएगा अपना एक्स स्क्वायर एक्स की घात 3 एक्स स्क्वायर और माइनस के 3। तो इस तरीके की एक समीकरण बन जाएगी अपनी। तो ये क्या है, इसमें अधिकतम जो घात है वो x की घात 3 आ रही है, अधिकतम घात x की घात 3 है, तो ये द्विघात समीकरण ना होकर ये त्रिघात समीकरण है। इसके बाद 7वें पॉइंट के अंदर अपने को द्विघात समीकरण की ज्ञात करनी है, जांच करनी है कि द्विघात है या नहीं। तो इसके अंदर भी पहले अपने जो सरसमीक है उसको लगाएंगे, जिसके अंदर यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है इसलिए 2x और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 1, और इसके बाद इसमें अपने को 2 को x के साथ गुणा करेंगे 2x, फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे 6। इसके बाद पक्षांतरण करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 2x फिर +1 और प्लस का 6 बराबर में 0। देखिए दोनों बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसके जो
निशान है वो चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा, ये 2x में से 2x कट जाएगा, उसके बाद 6 और 1 7 और बराबर में 0। तो यहाँ पे भी द्विघात बहुपद है, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से अपने को ये पहले जो भी दे रखा होगा उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद वहाँ से अपने को पता लग जाएगा कि अगर अधिकतम घात 2 आती है तो वो द्विघात समीकरण है, अगर अधिकतम घात 2 नहीं आती तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे अपने 8वें को सॉल्व करें तो इसके अंदर भी पहले आपस में इनका गुणा किया जाएगा। तो गुणा जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर को अपने गुणा करनी है, सॉरी एक्स को पहले एक्स के साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स को 1 के साथ गुणा करें, फिर 2 -2 का एक्स के साथ गुणा, फिर -2 का 1 के साथ गुणा। इसी प्रकार से बराबर में पहले एक्स का इन दोनों से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस में 3x, फिर -1 का इसके साथ और दोनों के साथ गुणा करना है -1 से, तो माइनस का x और माइनस का 3 अब बराबर में है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x में से 2x घटा देंगे तो अपने पास बचेगा -x -2 और इधर 3x में से x घटा देंगे 2x और -3। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो द्विघात अधिकतम जो घात वो 2 होनी चाहिए थी, जो इसके अंदर नहीं आ रही, तो ये एक द्विघात बहुपद नहीं है या द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद इसी प्रकार से जो 9वां पॉइंट है इसको भी सॉल्व करें। तो पहले 2x का गुणा x के साथ, फिर 2x का गुणा 3 के साथ करना है, तो ये अपना हो जाएगा 2x स्क्वायर और उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x, फिर -1 से गुणा करेंगे तो -x और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। इसी प्रकार से बराबर के इस साइड x का गुणा इन दोनों से करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का x हो जाएगा, फिर 5 का गुणा इन दोनों से करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 5x और 5 एकम 5। इसके बाद पक्षांतरण करना है या इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। 2x स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस का x हो जाएगा माइनस के 7 प्लस के 3 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस के 5x है माइनस का x है तो प्लस के 4x और -5। इसके बाद आ जाएगा पक्षांतरण करना है, 2x स्क्वायर प्लस का है तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद अपना माइनस के 7x तो प्लस के 4x है वो हो जाएंगे इधर आके माइनस के 4, फिर प्लस में 3 और माइनस का है तो ये हो जाएगा +5 बराबर में 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो अपने पास बचेगा x स्क्वायर माइनस के 7x और 4 हो जाएंगे माइनस के 11, 5 और 3 हो जाएंगे 8। तो इस तरीके से अपना क्या होता है कि यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके अंदर भी जो अधिकतम घात है वो 2 आ रही है। तो ये कुछ सवाल जो अपने को पूछ सकते हैं कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो उसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आता है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर सकते हैं, उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात किए जा सकते हैं, और उसके बाद श्री धराचार्य सूत्र से या द्विघाती सूत्र से अपने उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, इसको अपने गुणनखंड विधि से अगर हल करें तो गुणनखंड विधि से करने पर इस 8 की जगह पे 2 टुकड़े करने हैं कि जिसको जोड़ने पर 8 आए और गुणा करने पर 7 आ जाए। तो इस आधार पर इस तरीके से इसके गुणनखंड करके उसके बाद कॉमन लेकर अपने x के 2 उत्तर निकाल दिए, जो कि 2 मूल आ जाएंगे -7 और -1। इस सवाल के अंदर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मूलों का योग ज्ञात कीजिए या मूलों का गुणनफल कितना है। मूलों का अगर योग पूछता है तो योग का मतलब अपना होता है मूलों का योग बराबर -b/a। तो यहाँ पे b का मान 8 है और a का मान 1, तो इसका हो जाएगा मूलों का योगफल -8। और अगर मूलों का गुणनफल पूछता है तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। c का मान अपने प्रश्न में 7 है और a का मान जो अपने को दे रखा है वो 1 है, तो इसका आ जाएगा 7। तो गुणनफल और जो योगफल है वो इस तरीके से अपने ज्ञात कर देंगे। योगफल होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। फिर सेकंड पॉइंट के अंदर रूट वाले के अंदर अपने को इस तरीके से करना है।
इसके भी गुणनखंड विधि से पहले 2 फैक्टर करने हैं, 2 गुणनखंड करने हैं इसके। जैसे कि 7x के अपने यहाँ पे 7x की जोड़ने पर तो 7x आना चाहिए, और गुणा करने पर तो पहले इन दोनों का गुणा करके देखें। यानी कि 5√2 का अगर अपने √2 के साथ गुणा करते हैं तो ये आता है 10। यानी कि 7 के 2 टुकड़े इस तरीके से होंगे कि जिनको जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो इस आधार पे यहाँ पे 5 और 2 लिए। उसके बाद इसमें से कॉमन निकालना है, तो 2 को अपने ये जो 2 लिखा हुआ है इस 2 को अपने √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, और इसमें से 1√2 बाहर कॉमन चला जाएगा, 1 बचेगा। इन दोनों में से 5 कॉमन आके ये उसके बाद बचेगा, और उसके बाद यहाँ से बराबर में 0 रखते हुए अपने 2 मूल जो है वो उसके ज्ञात कर देने हैं। इसके बाद इसके अंदर भी इस तरीके से मूल x माइनस 1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहले इस x के बटे में अपने 1 लगा देंगे, x के बटे में 1 लगाकर इनका लघुत्तम लिया जाएगा, 1 और x का लघुत्तम x आ जाएगा। उसके बाद तिरछा गुणा करना है, तो x² माइनस 1 बराबर में 3। अब इस 3 के बटे में भी 1 लगा देंगे, तो उसके बाद फिर यहाँ से तिरछा गुणा करें तो 1 से गुणा करने पर x² माइनस 1 और बराबर में आ जाएगा 3x। इसका फिर अपने सही द्विघात समीकरण के रूप में लिखें तो x² और उसके बाद माइनस का 3x और उसके बाद माइनस का 1 बराबर 0। और इसके आगे अपने गुणनखंड विधि से या द्विघात सूत्र या धराचार्य सूत्र लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर चौथे पॉइंट के अंदर जो अपने को दे रखा है तो इसके भी मूल ज्ञात करने, तो मूल ज्ञात करने से पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में लेके आते हैं। तो दोनों का लघुत्तम लिया जाएगा, यहाँ पे x+4 और x-7 दोनों का लैसा आ जाएगा। उसके बाद तिरछा गुणा करें यहाँ से, तो x-7 माइनस x-4, ये बीच में माइनस का निशान होने के कारण ये x और जो 4 है दोनों माइनस में लिखे जाएंगे, और बराबर में 11/30। प्लस का x है, माइनस x कट जाएगा, माइनस के 7 और माइनस के 4 होते हैं माइनस के 11, और नीचे गुणा करें, पहले x का गुणा इन दोनों के साथ करना है, तो ये हो जाएगा अपना x² और उसके बाद माइनस के 7x, फिर 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और 7 चौके 28 और बराबर में है 11/30। अब माइनस के 11 और 11 कट जाएंगे, दोनों 11 एकम 11 और इसके बटे में आ जाएगा अपना x² माइनस के 3x और माइनस के 28 बराबर 11 एकम 11 और बटे में 30। यहाँ से तिरछा गुणा करके और उसके बाद पक्षांतरण करके द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी, जिसको आप बाद में गुणनखंड विधि या द्विघाती सूत्र लगाकर इसको हल किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट अपना आता है इस प्रश्नावली के अंदर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, जिसके अंदर अपने को एबस यानी कि न्यू टाइप के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। मूलों की प्रकृति जिसको अपने विभक्ति कर d बराबर b² माइनस 4ac होता है, तो ये मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का एक सूत्र है। अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, लेकिन मूलों के समान होने का जो d का मान है वो b² माइनस 4ac। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, तो इसके लिए इसकी शर्त आ जाएगी b² माइनस 4ac जो 0 से बड़ा है, धनात्मक है। और अगर इसका मान 0 से छोटा हो यानी कि ऋणात्मक उत्तर आ रहा है तो जो मूल होंगे वो कल्पित होंगे। तो कोई भी अपने को द्विघात समीकरण दे सकता है, उस द्विघात समीकरण में से ABC के मान निकालते हुए उसके बाद इस विभक्तिकर सूत्र के अंदर रखेंगे। विभक्तिकर सूत्र के अंदर रखने के बाद अगर इसका उत्तर 0 आता है तो जो मूल है वह वास्तविक व समान होंगे। अगर इसका उत्तर प्लस के अंदर कोई भी संख्या आती है, धनात्मक कोई भी संख्या आ जाती है, तो इसके मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। और अगर ऋणात्मक उत्तर आ जाता है तो उस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो कल्पित होंगे, या यूं कह लें कि अवास्तविक होंगे। जैसे अपने को पहला पॉइंट पूछा गया, मूलों की प्रकृति की जांच करने के लिए द्विघात समीकरण दे रखी है। इसमें लिखा जाएगा दी गई समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण जो कि ax² + bx + c से करने पर
ये प्रत्येक सवाल में लिखी जाएगी इस तरीके से लाइन। तो यहाँ से a का मान अपने पास 2 आ जाएगा, b का मान -3, c का मान 5 आ जाएगा। विभक्ति कर d बराबर b² -4ac सूत्र लगाया, b का मान रखा 4 गुणा a और c का मान, इसको अपने हल किया, 3 का वर्ग 9 होता है और इसका गुणा करके 40 घटाया तो -31 आते हैं। तो ये -31 क्या है, ऋणात्मक मान आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि ऋणात्मक मान है तो उसके कल्पित मूल जो होते हैं कल्पित होते हैं या फिर अवास्तविक लिख सकते हैं। तो इसको लिखा जाएगा, अतः दी गई समीकरण के मूल या हल काल्पनिक है या फिर अवास्तविक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर 3x² माइनस के 4 रूट 3x प्लस 4 इसके भी मूल ज्ञात करने हैं। तो वही लाइन लिखनी है कि दी गई समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c से करने पर a का मान आ जाएगा, b का मान, c का मान, विभक्ति कर b² -4ac के अंदर इसको मान जो दे रखे उसको रखेंगे, मान रखने के बाद हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 0। अब 0 आने का मतलब दी गई समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। नेक्स्ट आता है k का मान ज्ञात करना यदि दो बराबर मूल अपने को दे रखे हों। तो k का मान ज्ञात करना है तो इसलिए यहाँ पे समीकरण अपने को दे रखी है, इसमें भी लिखना है कि दी गई समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर उस वहाँ से अपने a, b और c के मान निकाल देंगे। दो मूल बराबर हैं, दो मूल बराबर होने के कारण जो विभक्ति कर है b² -4ac उसको बराबर में 0 रखना है क्योंकि दो मूल बराबर या समान है। उसके बाद जो ए बी सी के मान है वो रख दिए बराबर में 0। k² हो गया, इसका गुणा करेंगे 24 बराबर 0। 24 माइनस के हैं बराबर किस तरफ आएंगे, प्लस के हो जाएंगे। k के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, 24 के ऊपर आएगा वर्गमूल का निशान जिसको 4 गुणा 6 लिखा जा सकता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 6 का नहीं होता। तो k का मान प्लस माइनस के 2√6 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट के अंदर ये अपने को समीकरण एक दे रखी है तो इसको पहले सही करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। kx का गुणा x के साथ करें, kx² हो गया, फिर kx का गुणा 2 के साथ करें, 2kx और प्लस में 6 बराबर 0। यहाँ से अपने a, b और c के मान निकाल देंगे। जो x² का गुणांक है वो a का मान, जो x का गुणांक है वो b का मान, जो अचर संख्या है वो c का मान आ जाएगा। दो मूल बराबर हैं इसलिए जो विभक्ति कर d का मान वो बराबर 0, b² -4ac बराबर 0, इनके मान रखकर इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4k² -24k बराबर 0। दोनों में से 4 और k अपना कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालने के बाद 4k और k -6 बराबर 0। एक बार इस 4k के बराबर 0 रखेंगे तो k का मान 6 आ जाएगा। एक बार इस k -6 के बराबर 0 रखोगे तो k का मान 6 आ जाएगा, अर्थात k का मान 0 या फिर 6 हो सकता है। इसके अंदर अपने को k मूल समान होंगे यदि, तो मूल समान यानी कि यहाँ पे अपने को समीकरण दे रखी है ax² प्लस x प्लस b बराबर 0। तो यहाँ से a का मान तो अपने को a ही दे रखा है और b का जो मान है वो 1 है और जो c का मान है वो b है। तो a b c के मान इस तरीके से अपने को दे रखे हैं, मूल समान है तो उसके लिए विभक्ति कर ये लगा दिया अपने। अब इसमें जो a b c के मान है उसको रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a b बराबर 1/4 अपना आ जाएगा। नेक्स्ट है x² -9 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो माइनस का 9 बराबर इस तरफ आएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। 9 का जो वर्गमूल है वो प्लस माइनस के 3 होते हैं, तो जो मूल होंगे वो प्लस और माइनस के 3 आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट है x -3 की होल स्क्वायर बराबर 3 के मूल होंगे। तो इस पे भी अपने को ये स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे वर्गमूल का निशान आएगा और √3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता लेकिन इसको प्लस माइनस √3 लिख सकते हैं और माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके मूल हो जाएंगे। उसके बाद चौथे पॉइंट के अंदर का शून्य अवयव है। तो शून्यक यानी कि शून्य अवयव का मतलब इसका शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने का मतलब इसके मूल ज्ञात करने हैं, इसके अपने को 2 उत्तर ज्ञात करने हैं। तो इसका उसी तरीके से पहले अपने गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे और लास्ट में सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2 या x बराबर 3। अब अपने को जो ऑप्शन दिए जाएंगे a b c,
तो उसमें से जैसे 3 मिल सकता है, -3 हो जाएगा, सी जैसे अपने 4 लिखा जाएगा, डी जैसे अपने 0 लिखा आएगा। तो ये ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन में से जो अपने मिलेगा 3 वो उस पर टिक करना है। ये दोनों के दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, 2 और 3 दोनों इकट्ठे ऑप्शन में मिल सकते हैं, लेकिन अलग अलग ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। नहीं, कैसे हो सकता है कि 2 और 3 ऐसे इकट्ठा ऑप्शन मिल जाए, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि एक में 3 दे रखा और एक का यहाँ पे 2 दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। इसके बाद द्विघाती सूत्र लगाकर या श्री द्विराचार्य सूत्र जिसको बोलते हैं, तो सूत्र अपने को पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। या यूं कह सकता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग 365 है, गुणनफल की जगह पे वो वर्ग कह सकता है, वर्ग 365 है तो 365 लिख देंगे बराबर में। या यूं कह सकते हैं कि दो संख्याओं का योग 27 है तथा उनका गुणनफल 182 है, तो इस कंडीशन के अंदर अगर क्रमागत बोलता है तो क्रमागत के अंदर पहला धनात्मक पूर्णांक x मानेंगे, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x+1 मानेंगे। अगर अपने को बोलता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 27 है, तो इसमें से फिर पहला धनात्मक पूर्णांक अपने x लेंगे और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है वो 27 माइनस x लेंगे। आगे बोला है गुणनफल, तो जो अपने यहाँ पे लिए हैं x और x+1 इन दोनों का गुणा बराबर में 306, इनका गुणा करने पर ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। और अगर अपने पास ये 27 योग वाला आता, यानी कि ये जो 27 योग वाला है ये अपने पास आता, तो इसका होता फिर गुणनफल इस तरीके से x 27 माइनस x और बराबर में 182, ये अपने को प्रश्न में दे रखा है 182। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर 182, माइनस एक्स स्क्वेयर इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, नहीं कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर माइनस के 27x प्लस 182 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगी, जिसको अपने द्विघाती सूत्र या श्री द्विराचार्य सूत्र से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपना आ जाएगा द्विघात समीकरण। यहाँ से ए बी सी के मान निकाल देंगे। ये ए बी सी के मान अपने श्री द्विराचार्य सूत्र से या श्री जो द्विघाती सूत्र भी इसको बोलते हैं, इसके अंदर रखने के बाद इस तरीके से ए बी सी के मान रखने हैं, उसका वर्ग करके गुणा करके और 1225 बनता है। 1225 का वर्गमूल आ जाएगा 35। एक बार प्लस चिन्ह लेकर और एक बार माइनस चिन्ह लेकर इसको सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। या इसकी जगह पे ये भी आ सकता है कि इसकी द्विघात समीकरण का निरूपण कीजिए या द्विघात समीकरण बनाइए, क्योंकि इसमें से 2 नंबर का प्रश्न ही पूछा जाएगा बड़ा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा अपने को लेंथी प्रश्न आ जाए। छोटा 2 नंबर का जो है लघुत्रात्मक टाइप का प्रश्न अपने से पूछे जाएंगे। तो इसमें पहले अगर अपने को सिर्फ द्विघात समीकरण ही बनानी है तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी बराबर 480 किलोमीटर, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 480 बटे चाल, x घंटे आ जाएगा। चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे कमी होगी, तो कमी अगर लिखी आती है फिर अपने को x माइनस 8 लिख देंगे। और अगर यहाँ लिखा आता है वृद्धि, कमी की जगह पे वृद्धि लिखा आता है, फिर अपना x प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये दूरी और चाल आ जाएगी। फिर अपने को बोला है कि 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो यहाँ पे जो मेन है वो अपने को ये ध्यान रखना है इस कंडीशन के अंदर कि जो रेलगाड़ी अधिक समय लेगी उसको पहले लिखना है, माइनस का निशान, जो रेलगाड़ी कम समय लेगी उसको बाद में लिखना है, और बराबर में जितना समय अधिक या कम लेती है वो बराबर में आ जाएगा। तो इसके बाद फिर वैसे ही दोनों का लघुत्तम लेकर x माइनस 8 और x का लघुत्तम आ जाएगा, दोनों में तिरछा गुणा करके, यानी कि इस x का 480 के साथ x माइनस 8 का इधर गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद ये अपना 480x, 480 को x के साथ गुणा, फिर 480 को 8 के साथ गुणा करने पर, और फिर बटे में भी ऐसे ही करना है, पहले x का गुणा x के साथ फिर x का गुणा 8 के साथ, तो ये अपना आ जाएगा x स्क्वेयर माइनस के 8x।
नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 480 से 480 x कट जाएगा और ये जो बटे में 3 है यानी कि ये जो बटे में एक्स स्क्र माइनस के 8x अब इस 3 के साथ गुणा में हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्र माइनस के 24x और बराबर में 3840। तो इसका बाद में द्विघाती समीकरण के अंदर इसको लेके आएंगे तो ये अपना आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस के 8x माइनस के 1280 और उसके बाद अपने ए बी सी के मान यहाँ से निकाल कर इसको द्विघाती सूत्र से सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट अपना पांचवी प्रश्नावली है जिसमें समांतर श्रेणियाँ। इसमें से एक प्रश्न अपना बस्टोनिस टाइप का होगा, एक प्रश्न है वो अति लघुत्रात्मक टाइप का और एक प्रश्न है जो लघुत्रात्मक टाइप का थोड़ा सा बड़ा प्रश्न, इसमें 3 नंबर का आएगा। टोटल ये 5 नंबर की अपनी प्रश्नावली है। तो सबसे पहले अपने को समांतर श्रेणी ज्ञात करने का जो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है, nवां पद ज्ञात करने का a प्लस एन माइनस 1d। एपी का व्यापक रूप अपने से पूछा जा सकता है। एपी का व्यापक रूप है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। पहला प्रश्न जिसमें अपने से पूछते जाएंगे कि प्रथम पद व सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो कोई भी एक एपी दे देगा, इसका जो पहला पद है वो प्रथम पद हो जाएगा। दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे तो वो सारवंतर डी का मान निकाल देना है। ऐसे सेकंड पॉइंट के अंदर अपने को प्रथम पद आ जाएगा 3/2, डी का मान निकालना है तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है, 2 और 2 का लघुत्तम आ जाएगा 2 और उसके बाद ऊपर 1 - 3, 1 में से 3 घटाएंगे -2 बटे में 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो डी का मान सारवंतर आ जाएगा -1। इसी प्रकार से तीसरे पॉइंट के अंदर अपने को सारवंतर और प्रथम पद का मान निकाल देना है। फिर चौथा पॉइंट है यदि a बराबर 4 d बराबर -3 है तो पांचवा पद ज्ञात कीजिए। तो पांचवा पद ज्ञात करने का ये छोटा सा फॉर्मूला कि a5 बराबर a प्लस 4d होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो a5 बराबर a प्लस 5 माइनस 1d। तो ये वही बन जाएगा 5 यानी कि 4d। a का मान अपने को 4 दे रखा है, 4 का ये 4 आ जाएगा, d का मान -3, 4 को 3 से गुणा करेंगे -12, 12 में से 4 घटा देंगे तो -8, यानी कि जो पांचवा पद है वो -8 होगा। इसके बाद अपने से पूछा जा सकता है कि कौन एपी के अंदर है और कौन एपी के अंदर नहीं है। तो एपी के अंदर पहले पॉइंट में अगर अपने पता करें कि जांच करें कि एपी है या नहीं, तो A2 यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है, यानी कि 5/2 में से 2 माइनस करने के लिए इसके बटे में 1 लगाएंगे। 1 और 2 का लघुत्तम आ जाएगा 2, तिरछा गुणा करें 5 एकम 5, 2 को 2 से गुणा करें 4, तो ये अपना 5 में से 4 घटाया 1/2। इसी प्रकार से फिर अपना अगला निकालें, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना है। तो तीसरा पद दे रखा है 3 और दूसरा दे रखा है 5/2। 3 के बटे में 1 लगाकर इसका लघुत्तम आ जाएगा 2, तिरछा गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तो इसका भी 1/2। इसी प्रकार से फिर आगे नेक्स्ट और है जिसमें अपने चौथे पद में से चौथा A4 में से A3 माइनस करना है, यानी कि 7/2 में से अपने को 3 इसके बटे में 1 लगाकर लघुत्तम लेकर इसका भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अगर इस तरीके से घटाने पर सभी के जो अंतर है वो सेम आते हैं, एक जैसे आते हैं, तो वो समांतर श्रेणी है। अगर अंतर अलग अलग आते हैं सभी के तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार से फिर अपने को दूसरा पॉइंट जो दे रखा है इसको सॉल्व करते हैं। √2 और उसके बाद √8 दे रखा है, √18 दे रखे हैं, तो √2 को अपने लिखेंगे √2। 8 को अपने लिखा जा सकता है, 8 को 4 गुणा 2 लिखा जा सकता है, 8 को अपने 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 और √2 का √2 रहेगा। 18 को लिखा जा सकता है 9 गुणा 2, 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, √2 का नहीं होता। 32 को अपने 16 गुणा 2 लिख सकते हैं, 16 का वर्गमूल 4 और √2 का √2। पहले इस रूप के अंदर इसको चेंज कर लेंगे। अब यहाँ से अपने को A2 में से A1 माइनस करना है, तो A2 है अपना 2 √2, इसमें से वर्गमूल 2 माइनस करना है, तो कॉमन जो आ जाएगा √2 है वो कॉमन आ जाएगा।
और कॉमन निकालने के बाद अपने पास 2 माइनस 1 बचता है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और इसका गुणा करेंगे तो √2 आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर अगला जो नेक्स्ट है अपना उसमें आ जाएगा A3 माइनस A2। A3 अपना को दे रखा है, तीसरा पद है 3√2 और दूसरा पद है 2√2। इसके अंदर भी जो √2 है, वर्गमूल 2 है, वो कॉमन आ जाएगा। कॉमन निकालने के बाद बचता है 3 माइनस 2। इसको अपने 3 में से 2 घटा देंगे, 1 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो √2 आ जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर भी क्या आ रहा है कि जो अंतर आ रहा है, जो इसमें डी का मान आ रहा है, जो अंतर आ रहा है, तो वो अपना क्या है, सेम आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो ये भी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, जिसमें जो अंतर है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इन तीनों का अंतर अगर समान नहीं आता तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद अगला जो चौथा प्रश्न है, जिसमें अपने को दे रखा है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो इसके अंदर अपने को सबसे पहले प्रथम पद दे रखा है 21, और उसके बाद सार्वंतर डी का मान आ जाएगा 18 माइनस 21, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो ये डी का मान -3 और ए एन का मान दे रखा है -81। इस 81 की जगह पे ये भी लिखा सकता है कि कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। तो फिर इस 81 की जगह पे अपने 0 लेके चलेंगे। कौन सा पद -81 है, मतलब ए एन अपने को लगाना है। ए एन बराबर A + n-1D। ए एन का मान दे रखा है -81, ए का मान 21, एन का मान ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा पद, कौन सा पद मतलब एन का मान ज्ञात करना है। और डी का मान दे रखा है -3, प्लस के 21 बराबर से इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के 21 हो जाएंगे, और ये जो 3 गुणा में है, गुणा वाली संख्या इसके भाग में आ जाएगी, और बराबर बचेगा n-1। माइनस के 81 और माइनस के 21 जोड़ेंगे तो अपने पास माइनस के 102 आते हैं, और इसके बटे में 3 n-1। 102 में 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 34, प्लस माइनस का 1 इधर लेके आएंगे, प्लस का 1, 34 में 1 जोड़ेंगे तो 35, यानी कि जो पदों की संख्या है, जो ये कह लें कि 35वां पद है वो -81 होगा। फिर 5वें प्रश्न के अंदर जो अपने को बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इस बॉक्स का मान अपने को ज्ञात करना है कि इसकी जगह पे क्या आएगा। तो इसके अंदर एक तो अपने को दूसरा पद दे रखा है और एक अपने को चौथा पद दे रखा है। दूसरे पद को लिखा जाएगा A + 2D = 13। चौथे पद को लिखा जाएगा A + 3D = 3। समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, या यूँ कह लें घटाने पर। तो इसमें प्लस का A -A कट जाएगा, और D और माइनस के 3D है तो ये आ जाएंगे माइनस के 2D। 13 में से 3 घटा देंगे 10 आ जाएंगे। ये माइनस का 2 है वो बटे में चला जाएगा 10 के, और 10 में 2 का भाग देंगे तो D का मान अपने पास -5। अब ये D का मान -5 इस समीकरण 1 में रखकर यहाँ से अपने को A का मान ज्ञात कर लेना है। D का मान आ जाएगा, फिर D का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से जो A का मान है वो आ जाएगा 18, यानी कि जो पहला बॉक्स है A1 का जो मान है वो 18 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा बॉक्स खाली था, उसको ज्ञात करना है, तो ये तीसरे बॉक्स के लिए आ जाएगा A + 2D। A का मान 18, 2, D का मान -5, 5 -5 को 2 से गुणा करेंगे -10, 18 में से घटा देंगे, तीसरा पद अपना 8 आ जाएगा। छठे प्रश्न के अंदर एक AP में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब जब अपने 50 पद है तो अंतिम पद 50वां पद ही होगा। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे अभी अपने ऊपर प्रश्न किया, सेम उसी तरीके से है। तीसरा पद A + 2D = 12, 50वां पद A + 49D = 106। दोनों समीकरणों को घटा देंगे तो वहाँ से D का मान अपने पास 2 आ जाएगा। ये D का मान 2 समीकरण 1 में रख देंगे तो वहाँ से अपने A का मान ज्ञात कर सकते हैं। A का मान अपने पास आ जाएगा 8। उसके बाद 29वां पद ज्ञात करना है,
तो 29वां पद a प्लस 28d करके और 28 दूना 56 और 8 64 अपना 29वां पद है वो ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो 2 अंकों वाली जो संख्या है वो 10 से शुरू होती है, 10, 11, 12 इस तरीके से करते करते वो 99 पे जाके ख़त्म हो जाती है। ये 2 अंकों वाली और इसने बोला 3 से विभाज्य है, तो जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है वो 3 से विभाज्य होगी, यानी कि आ जाएगा 12, 15, 18 और लास्ट में 99। इसके बाद अपने को ए का मान प्रथम पद 12, डी का मान निकालना है तो दूसरे में से पहला पद माइनस कर देंगे और अंतिम पद अपने को दे रखा है 99। यहाँ पे अपने को ए एन वाला सूत्र लगाकर, जैसे पीछे अभी अपने एन का मान निकाला था उसी तरीके से इसके अंदर भी अपने को ए एन वाला सूत्र लगाकर ए एन का मान 99, प्रथम पद 12, डी का मान 3, प्लस के 12 इधर लेके जाएंगे माइनस के 3 गुना में या बटे में आ जाएंगे। 99 में से 12 घटा देंगे 87, उसके बाद 87 में 3 का भाग देकर ये अपना आ जाएगा 29, माइनस का 1 इधर लेके आएंगे प्लस का 1 हो जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी कि 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य जो संख्या है वो 30 है। 3 से विभाज्य की जगह पे 7 से विभाज्य कह सकता है, 5 से विभाज्य कह सकता है, 3 के गुणज कह सकता है, 5 के गुणज कह सकता है। गुणज का मतलब जो उसके पहाड़े में आते हैं। इसके बाद n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र आ जाएगा। जैसे समाक्षरी का प्रथम पद a है, सारवंत्र d है, तो n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अपने को ये भी कह सकता है कि प्रथम पद b है, जो सारवंत्र है वो q है, तो r पदों का मान ज्ञात कीजिए। फिर अपने को a की जगह पे p रख देना है, d की जगह पे q रख देना है, n की जगह पे अपने को r रख देना है। पहला प्रश्न है एपी अपने को दे रखी है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। इसके अंदर अपने पास प्रथम पद ए का मान, डी का मान निकाल देंगे, पदों की संख्या एन का मान दे रखा है, ये अपना सूत्र हो जाएगा। सूत्र में एन की जगह पे 22 आ जाएगा, ए की जगह पे 8, एन की जगह पे 22, डी का मान है 5, 22 में 2 का भाग देंगे 11, 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, 22 में से 1 घटा दिया 21, 21 5 है 105, 16 में से 105 घटाएंगे तो 89 यानी कि 89 आ जाएंगे, और इसको 11 से गुणा करते हुए जो 22 पदों का योग है वो -979 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, इसका प्रथम पद 10 और 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अपने को पदों की संख्या दे रखी है, एसएन दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, तो एक तो इसमें डी का मान ज्ञात करना और एक इसमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो एसएन वाला सूत्र लगा देंगे पहले। एसएन दे रखा है 1050, एन का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, डी का मान ज्ञात करना है। 1050 आ जाएगा, 7 में 2 का भाग दिया, 14 में 2 का भाग दिया 7 आ गया, 10 को 2 से गुणा किया 20, 14 में से 1 घटा दिए 13 डी आ जाएंगे। ये जो 7 गुना में था वो इसके बटे में चला जाएगा, इधर 20 के 20 और 13 डी के 13 डी। 1050 में 7 का भाग देंगे 150 आ जाएगा, ये प्लस के 20 है, इधर लेके आएंगे माइनस के 20, 150 में से 20 माइनस कर दिए तो 130 आता है, और 13 जो गुना में था ये 13 गुना वाली संख्या इसके बटे में आ जाएगी। 130 में 13 का भाग देंगे 10, यानी कि डी का मान 10 ज्ञात हो चुका है। उसके बाद अपने को 20वां पद ज्ञात करना है जो कि a प्लस 19d होता है। a का मान अपने को दे रखा है 10, 19 गुना d का मान भी अपने पास आ चुका है 10, 19 को 10 से गुणा करेंगे 190, 10 जोड़ देंगे तो 200, इसका 20वां पद ज्ञात हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है एपी के अंदर कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। मतलब अपने को एस एन का मान यहाँ पे दे रखा है 78, ए का मान दे रखा है, डी का मान आ जाएगा -3, एस एन वाला अपने सूत्र लगाना है। इसमें जो जो मान अपने को दे रखे हैं वो इसमें रखते जाएंगे। जैसे कि एन का मान, एस एन का मान 78, एन का मान ज्ञात करना है 2 गुना ए का मान 24, एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान -3, 78 आ जाएगा। n बटे 2 सेम ही रखा, 24 को 2 से गुणा करेंगे 48 आ जाएगा। ये 3 का पहले n के साथ गुणा करेंगे, फिर 3 का 1 के साथ गुणा,
तो ये अपना आ जाएगा माइनस के 3 है और प्लस के 3। इसके बाद जो बटे में ये 2 है इसके गुणा में चला जाएगा, 78 को 2 से गुणा करेंगे 156 आ जाएगा। और उसके बाद जो कोष्टक के अंदर था उसको सॉल्व करके n के साथ गुणा करेंगे तो 51n, n को 3n से गुणा करेंगे 3n² बराबर में 156। यहाँ से इसको पक्षांतरण करके अपनी द्विघात समीकरण यहाँ से ये बन जाती है। इसके बाद इसमें तीनों में से कॉमन निकल जाएगा, तीनों के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग देकर इसको अपने द्विघात समीकरण के अंदर लेके आ जाएंगे जो कि इस रूप के अंदर आ जाएगा। फिर 17 के 2 टुकड़े करेंगे, जोड़ने घटाने पर 17 आए और गुणा करने पर 12, तो 13 और 4 आ जाएगा। उसके बाद इसमें से n कॉमन आ रहा है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, n और 4 कॉमन लेकर अपने जो शून्यक है इसके ज्ञात हो जाएंगे, यानी कि n का मान 13 या फिर 4। फिर चौथा प्रश्न, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के जो प्रथम 15 गुणज है यानी कि 8, 16, 24 ऐसे करते करते 15 पदों तक योगफल ज्ञात करना है तो SN वाला सूत्र लगा के इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये भी कह सकते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर अपने को पहले 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, जैसे अपने पीछे किया 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, n का मान निकाला था। तो इसके अंदर भी पहले अपने को n का मान निकाल कर उसके बाद SN ज्ञात कर देना है। फिर पांचवा है, प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद अपने को दे रखा है। तो ये an अपने को दे रखा है, इसमें पहले n की जगह पे 1 रख के फिर 2 रख के फिर 3 रख के इसको इस तरीके से सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से एक AP बन जाएगी 5, 7 और 9 और 24 पदों तक। और उसके बाद अपने को SN वाला सूत्र लगाकर इसको सॉल्व कर देना है तो वो अपना क्या आ जाएगा 24 पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। ये थी अपने प्रश्नावली 4 और प्रश्नावली 5 जिसको अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व किया, उसको कॉन्सेप्ट जो थे उन सभी कॉन्सेप्ट को अपने अच्छे से समझा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, शुभ दिन।